हेलो एवरीवन। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और आपके स्कोर भी अच्छे आए होंगे। आज के पेपर डिस्कशन में हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को देखेंगे जिसमें आपको आप में से किसी को दिक्कत आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत है तो आप देख सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर डिस्कशन। पूरे तो नहीं हो पाएंगे बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लोग करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें क्या दिया हुआ है बेटे, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिलिंड्रिकल रॉड गिवन है और इसका ये एक्सिस है। इस एक्सिस पर एक लाइट रे यूं इंसिडेंट हो रही है और एंगल कितना है, ये थीटा है। ठीक है, आ रही बात समझ में। सराउंडेड बाय एयर, और बाहर क्या है बेटा, एयर है, मतलब इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है। तो बोलता है कि ए लाइट इज इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ वन एंड ऑफ द रॉड एज शोन इन द फिगर। द इंसिडेंट एंगल थीटा फॉर विच द लाइट ग्रेजेस अलोंग द वॉल ऑफ द रॉड। तो इधर से जो निकलता है वो ग्रेजिंग करते हुए निकलता है। कब होगा ऐसा, सोचो, जब यहाँ से एंटर करेगा बेटा, तो एयर से, है ना, एयर से इस मीडियम में जा रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो इसको जाना कैसे चाहिए था, सीधा, बट बिकॉज रिफ्रैक्शन होगा तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये क्या है, एक मीडियम है और इधर बाहर क्या है बेटा, एयर है, मतलब इधर डेंसर है और इधर रेयरर है। तो डेंसर टू रेयरर जाता है बेटा, तो क्या संभावना होती है, टीआईआर होने की संभावना होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की संभावना। तो ग्रेजिंग इमरजेंस कब होगा, जब आप इस तरीके से लाइट रे हो जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल क्या है बेटा, 90 डिग्री है। तो अब आपको यहाँ से क्लियरली सिचुएशन से समझ में आ रहा है कि ये जो एंगल है ना, वो बेसिकली क्या है, थीटा सी है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ये वाला एंगल क्या कहलाता है, थीटा सी कहलाता है। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, ये एंगल थीटा सी कहलाता है। ठीक है, अच्छा बेटे, अगर ये थीटा सी हो गया तो ये एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा सी। जो आर आप लेते हो वो कितना हो जाता है, 90 माइनस थीटा सी। ठीक है, अब हम क्या करें, दोनों के बीच में इस सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगा लें। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो बेटा इधर क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू इधर का 2/√3 साइन 90 माइनस थीटा सी, ऐसे हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 2/√3 साइन 90 माइनस थीटा सी क्या हो जाएगा बेटे, कॉस थीटा सी, है ना, कॉस थीटा सी। ओके, अब देखो साइन थीटा इक्वल्स टू 2/√3 और कॉस थीटा सी क्या हो जाएगा बेटे, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, साइन स्क्वायर थीटा सी। इसको मैं बोल लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है बच्चे कि साइन थीटा सी क्या होता है, 1/μ होता है ना बच्चे। तो 1/μ कितना है इसका, इसका म्यू है बच्चे 2/√3, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2। ओके, अब इस चीज को यहां पर रख दो। जब यहां पर पुट करोगे, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/√3 स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। तो ये हो गया 3/4, है ना बच्चे। तो 2/√3 और ये हो जाएगा आपका 1/4, तो आएगा क्या, 2/√3 इंटू 1/2, 2 गेट्स कैंसल, 1/√3, दिस इज साइन थीटा। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, साइन इनवर्स 1/√3, दिस इज द थीटा एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो आपका देखो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे
कौन सा ले लें, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहा है बच्चे कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इक्वल्स टू 1 मीटर। एक कनकेव मिरर है बेटा जिसका फोकल लेंथ है 1 मीटर, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मिरर। एक ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से। ओके, 9 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, हाँ नहीं, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इनिशियली इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है। ओके, द एवरेज स्पीड ऑफ द इमेज, वी एवरेज पूछ रहा है आपसे, एवरेज स्पीड ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज की स्पीड निकालनी, वी एवरेज इमेज का। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। तो कैसे करना है इसमें, देखो आप देखो बेटा, अभी जब ये 9 मीटर पर है, फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो अगर मैं चाहूं कि इसका इमेज कहां बने अभी के टाइम पर, अभी का टाइम मान लो मैंने क्या बोला, t इक्वल टू 0 बोला। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 पर ये 9 मीटर दूरी पर है, फोकल लेंथ इतना है, तो इस समय मैं v निकाल सकता हूं। तो इसको मैं बोल लेता हूं क्या, u0 है ना बेटे। तो और v0 हमको निकालना है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, है ना। तो ये 0 पर, ये 0 टाइम पर हमको निकालना है। तो 1/v0 प्लस 1/u0 कितना हो गया बेटा, 9। तो इसको आप -9 लोगे, लेफ्ट में है, इक्वल्स टू 1/f। f कितना है बेटा, 1 है, और कनकेव के लिए निगेटिव लेना पड़ेगा, तो -1 हो गया बेटे। ठीक है, तो देयरफॉर 1/v0 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो 1/9 -1, है ना, 1/9 -1 ऐसा हो गया। तो ये जो आएगा आपका 1 - 9 यानी -8/9, 1/v0। देयरफॉर v0 क्या हो गया, -9/8 मीटर। तो इस समय जो इमेज डिस्टेंस है वो कहाँ है, 9/8 मीटर पर है। ठीक है, अब बेटे 1 सेकेंड बाद अगर मैं देखूं, क्योंकि ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 1 सेकेंड बाद देखूंगा तो ये क्या होगा, 5 मीटर इसके क्लोज पहुंच जाएगा। तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड ये कहां पहुंच चुका होगा, यहां पर। ठीक है, तो इस समय जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रही u एट 1 सेकेंड कितना रह गया बेटा, 5 मीटर चल लिया, ये 5 मीटर चल लिया, 9 मीटर की दूरी पर था, अब ये बचा 4 मीटर। ठीक है, तो दिस टाइम u at 1 second is 4 मीटर, v at 1 मीटर निकालना है, f तो वही रहेगा बेटा 1 मीटर। तो इस टाइम अगर आप यूज करोगे, फॉर्मूला रखोगे, तो 1/v1 की जगह पर क्या आएगा बेटा, पता नहीं, प्लस 1/u1 की जगह क्या आएगा, -4 इक्वल्स टू 1/1 -1। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, देखो 1/v at 1 इज इक्वल्स टू 1/4 -1, दैट इज -3/4 मीटर, 3/4। ठीक है, तो देयरफॉर v at 1 इज इक्वल्स टू -4/3 मीटर। ठीक है, तो पहले यहां पर था, अब ये यहां पर आ गया 4/3 मीटर पर, 4/3 मीटर पर। तो देख लो बेटा है कि इमेज कितना चला, पहले यहां पर था, अब यहां पे चला गया, तो इमेज कितना चला, तो इनके बीच का डिफरेंस ले लो, है ना, इनके बीच का डिफरेंस ले लो। तो 9/8 माइनस 4/3 करें तो कितना आएगा, 9/8 माइनस 4/3, तो ये हो गया बेटा 8 3 जा 24 और 27 और 3 8 चौके 32, तो हो गया
31, 27, 5/24, ठीक है। तो मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, है ना, इसका मतलब ये 4/3 माइनस 9/8 करना चाहिए, तो 5/24 आ रहा है ना। ये क्या हुआ बेटा, चेंज इन पोजीशन हुआ, ठीक है, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज। तो आपको पता है बेटा कि स्पीड क्या होता है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज अपॉन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ 5/24, और टाइम हमने ऑलरेडी 1 सेकेंड लिया था, तो यही हो जाएगा स्पीड 5/24, 5/24। ये तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ किया हमने। एवरेज स्पीड ऑफ द इमेज, क्या गड़बड़ किया, 9/8 माइनस 4/3, 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4, 4/3 9, 9/8, क्या गड़बड़ किया मैंने। तो इसको, इसका जो है ना बेटा अप्रॉक्स लिया है आई थिंक, है ना। तो 5/24 है, तो इसको तो आप अप्रॉक्स में 1/5 लिख सकते हो, है ना, इसको आप 1/5 लिख सकते हो। तो कौन सा आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर है। अप्रॉक्स में लोगे तो 1/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है इसको, समझ गए बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग लेंगे बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. A vessel of depth d is half filled with a liquid of refractive index n1 and the upper half is occupied by immiscible liquid of a refractive index n2. Viewing it from an eye in the upper liquid, the apparent depth of lower liquid is a vessel depth d. तो एक वेसल है बेटा जिसका टोटल विड्थ क्या है d है, उसमें से आधा, ठीक है, ये d/2, उसमें एक अलग प्रकार का लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हाफ फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड द अपर हाफ इज ऑक्यूपाइड बाय n2। तो इधर जो है n1 है और इधर का जो लिक्विड है वो n2 है, ठीक है, इधर का लिक्विड क्या है n2 है। अब बोला जा रहा है कि इसका एपरेंट डेप्थ क्या होगा, इसका एपरेंट डेप्थ क्या होगा जब मैं यहां से देखूंगा, है ना, अपर लिक्विड से जब देखा जाएगा, अपर लेयर से देखा जाएगा, तो इसका एपरेंट डेप्थ क्या होगा, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या आपको क्या बोला है, क्या आप देखे कहां से रहे हो बेटा, यहां से देख रहे हो, है ना, यहां से देख रहे हो। ऑब्जेक्ट कहां है, इसका मतलब यहां है ना, ऑब्जेक्ट कहां है, यहां है। तो ये जो है वो n1 की तरह बिहेव करेगा और ये क्या करेगा n2 की तरह, क्योंकि मैंने हमेशा क्या बोला है, जहां ऑब्जेक्ट रखा होता है वो n1 μ1 और जहां से ऑब्जर्व किया जाता है उसको μ2 लेते हैं, है ना, मतलब जहां से लाइट चलती है उसको μ1 लेते हैं, जहां को लाइट जाती है वो उसको μ2 कहते हैं, ठीक है। तो ये n1 n2 परफेक्ट है। तो बेटे मैंने आपको बताया था कि एपरेंट डेप्थ जो होता है वो क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन म्यू। म्यू कौन सा, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, है ना, म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यही बोला था, है ना। तो इसमें रखो एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ। तो रियल में जो नीचे वाला लेयर है वो कितने का है, d/2 का, और उसका म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 करोगे तो क्या होगा बेटा, म्यू 1 बाय म्यू 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखो ये क्या हो जा रहा है, d/2 आ जा रहा है एपरेंट डेप्थ। देखो कौन सा मैच कर रहा है, d/2 यानी इसमें n2 n1 है तो ये dn2/2n1 ऐसा हो जाएगा इसका एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो जो इसका लोअर ये है इसका क्या आ जाएगा, dn2/2n1 जब हम यहां से देखेंगे तो, क्लियर है।
चलो, तो ये कहानी खत्म हुई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। सी दिस क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रू रेयर मीडियम इज इंसिडेंट एट वेरी स्मॉल एंगल आई on a glass slab and after refraction its velocity reduced by 20%। ठीक है, the angle of deviation is, तो इधर मान लो बेटा ग्लास है और इधर क्या है, एयर है। ये परपेंडिकुलर है, बोलते हैं स्मॉल एंगल के साथ एक रे इंसिडेंट होता है। ठीक है, आई स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ एक लाइट रे इंसिडेंट होता है। तो ये क्या हो रहा है बेटा, रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो ये और भी ज्यादा इधर पास आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके का रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। अब क्या बोल रहा था कि एरिया ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू रेयर मीडियम इज इन, अच्छा एयर है ऐसा नहीं बोला है, सिर्फ रेयर है ये बोला है। तो रेयर टू डेंसर वाला काम हो रहा है। अब बोलते हैं कि यहां से जब यहां आता है तो उसकी जो स्पीड है वो 20% घट जाती है। यानी अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी v लूं तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, 0.8 v हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0.8 v हो जाएगा। हमको क्या चाहिए बच्चे, हमको एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा क्या बेटा, r हो जाएगा। अब आपको याद तो होगा कि डेल इक्वल्स टू क्या होता है इस केस में, जब रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन होता था तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता था, i माइनस r होता था। तो देखो आई तो आपको पता है, आर आपको पता करना पड़ेगा। आर पता करने के लिए क्या लगाओगे, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटा, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू क्या था, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है, इधर का μ2 है, तो क्या हुआ करता था μ2 बाय μ1। इसके साथ मैंने और भी कुछ रिलेशन लिखाए थे, है ना बेटे। इसके साथ मैंने क्या रिलेशन लिखाया था, ये आ जाएगा आपका क्या, v1 बाई v2, है ना, और λ1 बाय λ2, है ना, ऐसे रिलेशंस लिखाए थे। तो अगर मैं इसको और इसको यूज करूं, कर सकता हूं ना, तो काम बन जाएगा। तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू v1 कितना है बेटे, v2 कितना है बेटे 0.8v, तो v कैंसिल हुआ, 10/8 5/4, है ना। तो साइन आई बाय साइन आर जो आया वो आया 5/4। बट एंगल क्या बोला है, बहुत छोटा बोला है, आई क्या बोला है, बहुत छोटा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ओनली आई। और चूंकि आई बहुत छोटा है तो आर भी बहुत छोटा होगा, तो इसको भी ओनली आर लिख सकता हूं। तो ये आ जा रहा है 5/4। तो देयरफॉर आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 4i/5, है ना। आर बराबर क्या हो जाएगा, 4i/5। पुट इट हियर, तो डेल इक्वल्स टू i माइनस 4i/5, दैट इज i/5। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो i/5 आ रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो चलो ये कहानी भी समाप्त हुई। चलो क्वेश्चन नंबर 13। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। एक ऐसा कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा है, ठीक है। कितना भरा है भाई, 33.25 सेंटीमीटर, 33.25 सेंटीमीटर तक लिक्विड भरा है। और इसका जो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, बोलता है यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, और इसका जो फाइनल इमेज है ऑब्जेक्ट का, उसका फाइनल इमेज यहां कहीं बनता है, जो कि 25 सेंटीमीटर है सरफेस से, वाटर सरफेस से 25 सेंटीमीटर।
तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज है, और इधर एक कनकेव मिरर लगा हुआ है, और कनकेव मिरर से वाटर सरफेस का जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। ओके, गॉट दिस। चलो तो काम करते हैं अब हम। अब देखो बेटा, तो मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी बोलोगे बेटा कि 15 प्लस ये 33.25। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जो है मतलब ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी ना, ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी मिरर के पास जाएगी, तो ऑब्जेक्ट से जब लाइट चलेगी तो ये लाइट क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर जा रही है ना, तो बाहर जाएगी तो बेटा क्या होगा, जब आप बाहर से किसी चीज को देखते हो तो उसका एक्चुअल हाइट दिखता है कि अपेरेंट दिखाई देता है ना। जब मिरर इसको देखेगा, मिरर को ये क्या लगेगा, एक्चुअल हाइट पे लगेगा कि कम पे लगेगा, अपेरेंट पे दिखाई देगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अपेरेंट लेना पड़ेगा। 33.25 एक्चुअल में इसको नहीं दिखाई देगा, इसको अपेरेंट दिखाई देगा, है ना। तो पहले इसका अपेरेंट निकालेंगे बेटा। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर जो हो जाएगा u, ये कितना हो जाएगा बेटा, 15 तो सीधा है, प्लस इसका अपेरेंट लेना पड़ेगा। अपेरेंट क्या होता है बेटा, रियल अपॉन, तो 33.25 रियल है अपॉन म्यू कितना है बेटे, म्यू गिवन 1.33 यानी 4/3। ठीक है, 4/3। तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है, तो आएगा 15 प्लस 33.25, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 1 6 1 7, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 99.75/4। तो इसको अप्रॉक्स 100 ले लें, चलेगा, अप्रॉक्स 100 ले लेते हैं, तो 15 प्लस 100/4, तो इसको 25 ले लेंगे। तो 25 प्लस 15 क्या हो गया बेटा, 40 सेंटीमीटर। तो उस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, उस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। सिमिलरली बेटा, जो इसका इमेज है ना, इमेज कहाँ है, ये देखो 15 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर है ना। तो ये इसको 25 सेंटीमीटर दिखाई देगा क्या मिरर को, नहीं, मिरर को ये 25 सेंटीमीटर पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये रियल में वो 25 सेंटीमीटर पर दिख रहा है, अपेरेंटली उसको कुछ और दिखेगा। तो अपेरेंट इमेज डिस्टेंस जो होगा, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, इसको अपन क्या कर सकते हैं, v से शो कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर क्या हो जाएगा, 15 प्लस ये जो 25 है वो एक्चुअल में नहीं दिखाई देगा, तो 25 का क्या दिखाई देगा बेटा, अपेरेंट दिखाई देगा, जो कितना है 4/3। तो ये हो गया तुम्हारा 15 प्लस 25 तिया 75/4, है ना, 25 तिया 75/4। तो इसको करोगे तो 15 चौके 60 प्लस 75/4, तो 60 120 135/4, 135/4। दिस इज v, है ना बेटे, दिस इज v। तो अब आप देखो, आपके पास u है, आपके पास v है, तो f नहीं निकल जाएगा बेटा, और u और v सब क्या है, सामने है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये -40 और इसको हम ले लेंगे माइनस इतना, और लगा लेंगे क्या, मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v आपके पास है -135/4, 4 चला जाएगा ऊपर, प्लस 1/u -40 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, लेट्स सिंप्लीफाई इट। क्या हो जा रहा है, तो -4/135 और -1/40 इज इक्वल टू 1/f। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें,
135 और 40 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। 135 इसको अगर मैं 135 इंटू 4 करूं, 135 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 के लिए 0, इसे रहल 2, 3 चौके 12 2 14, 1 540। ठीक है, 540 लो तो नहीं होगा, है ना, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो इसका एलसीएम ले लो बेटा 135 और 40, तो ये हो जाएगा 5 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, और तो नहीं कुछ कट रहा है ना। तो 27 इंटू 40 ये ले सकते हैं, और कुछ होगा नहीं होगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा 27 इंटू 40। ठीक है, तो इसको करोगे सॉल्व आप, तो 135 तो ये हो जाएगा 27, 5 और 8, तो 8 यानी -32 हो जाएगा, और 40 से ये 27 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो वही 32 और 27 कितना हो गया, 30 20 50 और 7 2 9, तो -59/27 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 1/f। क्या लिया है भाई, क्या दिया है ऑप्शंस, 20 सेंटीमीटर, 59/27 इंटू 40, अगर मैं इसको 60 ले लूँ अप्रॉक्स में, चलेगा क्या, इसको 60 ले लेता हूँ, तो 20 तिया 60 और 20 दूना 40, 3 नमा 27, तो ये क्या आ रहा है बेटा -1/18 इक्वल्स टू 1/f। तो देयरफॉर f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा -18 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ निगेटिव आना ही चाहिए, क्योंकि कनकेव है, वो निगेटिव तो आ रहा है 18 सेंटीमीटर। अच्छा, एक और चीज बोला है इसमें कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर रफली मतलब आसपास भी ले सकते हैं। तो बेटा देखो 18 के आसपास आप क्या ले सकते हो, 20 ले सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर। ओके, 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, ये हो गई आपकी कहानी क्वेश्चन नंबर 15 की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है बच्चे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि ए वेसल ऑफ हाइट 2d half filled with a liquid of refractive index √2 and the other half with a liquid of refractive index n, then the apparent depth of the inner surface of the bottom of the vessel, apparent depth of the ठीक है बच्चे। चलो, तो इसमें क्या बोल रहा है अगेन, ये हो गया आपका टोटल कितना है, ये 2D है, और इसमें से बोला जा रहा है आपसे कि आधा, ठीक है, आधा क्या चीज से भरा हुआ है, हाफ फिल्ड लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 एंड अदर हाफ विद लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। ओके, ये आपका √2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो आपसे पूछ रहा है कि एपरेंट डेप्थ क्या होगा, तो इसका मतलब आधा आधा, तो ये इसकी डेप्थ एक्चुअल क्या है d और इसकी डेप्थ एक्चुअल क्या है d। तो ओवरऑल जो एपरेंट डेप्थ होगा, ओवरऑल एपरेंट डेप्थ जो होगा वो क्या होगा बेटा, इसका d/μ करोगे तो ये d/n हो जाएगा, और इसका करोगे तो d/√2 हो जाएगा, है ना। अलग अलग लेयर्स होंगे तो ऐसे ही करा करते थे अपन।
तो देखो d कॉमन हो जाएगा 1/n प्लस 1/√2। सिंप्लीफाई करो तो d इंटू क्या हो जाएगा n√2 और √2 प्लस n। देखो कौन सा मैच कर रहा है, d इंटू n प्लस √2 बाई n√2, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर इन अ लेक। ये मान लो वाटर सरफेस है, यहां से 20 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल को गिराया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, और वाटर इन अ लेक, इधर जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 4/3। ए फिश इनसाइड द लेक, यहाँ पे क्या है मछली है। ठीक है, ऐसी एक मछली है, वो मछली उस बॉल को गिरता हुआ देखती है at the ball at an instant when the ball is 12.8 meter above the water surface the fish sees the speed of ball। एक समय ये जब बॉल गिर करके कितना नीचे आ जाता है, कितना हो जाता है 12.8 मीटर, 12.8 मीटर, उस समय इसको है ना बॉल की स्पीड क्या नजर आएगी। ठीक है, उस समय बॉल की स्पीड क्या नजर आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, पहले 20 मीटर पे था, 12.8 मीटर गिर चुका है, तो ये कितना बचा 7.2 मीटर गिर चुका है ये, है ना बेटा। तो यहाँ से जब हमने गिराया था तो इनिशियल स्पीड क्या था 0, यहाँ पर आकर के v कितना हो जाएगा बेटा √2gh, तो √2g कितना बेटा 10, h कितना ले लो 7.2, ये घटेगा ये कटेगा, 72 दूना 144, 144 क्या होता है बेटा 12, तो आंसर है 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आने के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट बाहर में है और जो ऑब्जर्वर है वो अंदर में है ना, ऑब्जर्वर अंदर में है। तो यहाँ पर इसको रियल स्पीड दिखाई, ये रियल स्पीड है इसकी, लेकिन वो इसको दिखाई देगा क्या, नहीं, उसको क्या दिखाई देगा एपेरेंट दिखाई देगा, है ना बच्चे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग इसको दिखाई देगा। अब मैंने बोला कि बेटा ऑब्जेक्ट जिसमें रहे उसको क्या लो μ1 लो, तो μ1 क्या हो गया आपका 1, और ये जो है वो किसका काम करेगा μ2 का काम करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था बेटा, एपेरेंट जैसा एपेरेंट डेप्थ लिया करते थे वैसे ही एपेरेंट स्पीड भी लिया करते थे। वो रियल स्पीड का क्या होगा बेटा म्यू क्या 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो रियल स्पीड क्या है हमारे पास 12, और ये क्या हो जाएगा बेटा μ1 बाय μ2, है ना। तो μ2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 12 बटा μ1 क्या है 1 और μ2 कितना है बेटा 4/3, तो 3 चौके 12 और 4 चौके 16 मीटर पर सेकेंड एपरेंट स्पीड। तो जो वो फिश है उसको कितना नजर आएगा बेटा 16 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो कौन सा हो गया देखो ऑप्शन नंबर सी, 16 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे बढ़े और है क्वेश्चन नंबर 22। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 में ए बोट हैज ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा, और लेमडा जो है वो 500 नैनोमीटर है। तो ये मान लो पानी है और इधर एक बोट है, ठीक है, ऐसा एक बोट है, बोट से जो लाइट जा रही है वो कैसी है ग्रीन लाइट, ग्रीन, और उसका वेवलेंथ कितना है लेमडा इक्वल्स टू 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर। On the what wavelength would be measured and what color would be observed for this light as seen by a diver submerged in water by the side of the boat। अब यहाँ पर एक डाइवर है, डाइवर मतलब स्विमर, है ना, गोताखोर। तो उस बंदे को कितनी वेवलेंथ नजर आई, तो भाई इसको कौन सी वेवलेंथ नजर आएगी, तो जो लाइट यहाँ एंटर करेगी और लाइट एंटर करने के बाद यहाँ पहुंचेगी, तो जो रिफ्रैक्टेड वेव होगा, जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगा वही ये देख पाएगा। तो बेटे आपको पता है ना, कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है लाइट तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये लेमडा एयर में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो आपको पता है
कि लेमडा मीडियम में क्या होता है, लेमडा एयर अपॉन उस मीडियम का म्यू है कि नहीं। तो लेमडा एयर आपके पास कितना था बेटा 500 और लेमडा मीडियम कितना है आपको गिवन है कहाँ गया 4/3 4/3। तो इससे करोगे बेटा तो ये 125 हो गया, 125 इंटू 3 क्या हो गया 375 नैनोमीटर। तो लेमडा जो है उस मीडियम में कितना हो जा रहा है 375। तो इसको क्या दिखेगा 375 ही दिखेगा, 375 नैनोमीटर दिखेगा। ठीक है, अब देखो आप ऑप्शंस, तो ऑप्शंस में क्या बोल रहा है ग्रीन कलर ऑफ 376 है ना, तो आप इसको अप्रॉक्स में 376 ले सकते हो, चलेगा। ठीक है, तो बेटे अब देखो कि 376 के दो ऑप्शन दिख रहे हैं ग्रीन और ब्लू है ना, ग्रीन और ब्लू। तो मैं क्या लूं, तो मैंने आपको क्लियरली नोट करके लिखाया था बेटा कि जो कलर होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ना कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना। रिफ्रैक्शन के दौरान स्पीड चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन कलर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। बताया था मैंने, कलर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो कलर पहले भी ग्रीन था, अभी भी ग्रीन ही होगा। तो 375 या 376 नैनोमीटर का ग्रीन लाइट उसको नजर आएगा। तो विच इज द ग्रीन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके फटाफट अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है बेटा, देखो ये कह रहा है कि लाइट को हमने इस तरीके से एक लेंस पर डाला है, ये उसके बाद क्या हो रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे बेंड हो जा रहा है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। तो देखो आपको इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसका μ1, इसका म्यू और इसका μ2, इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। इसके बीच में क्या रिलेशन है ऐसा बोलता है। अब देखो बेटा बाहर से जब रेज गए यहाँ पर है ना, तो जब लेंस पे एंटर किया, यहाँ पर एक पहला सरफेस दिखा, इसको पहले सरफेस पर एंटर किया, तो पहले सरफेस पर एंटर किया तो इसमें क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस होना चाहिए है ना, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ, ये सीधा ही पार हुआ। यहाँ तक क्या है सीधा ही, पहला सरफेस पे देखो उसने सीधा पार किया है ना, पहले सरफेस को कैसा पार किया है, सीधा पार किया है। आगे मेरी बात समझ में। तो जब ये पहले सरफेस को सीधा पार किया, इसका मतलब वहां पे रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ। रिफ्रैक्शन कब नहीं होता है बेटा, है जब मीडियम सेम रहता है। इसका मतलब ये मीडियम और ये मीडियम क्या है, सेम है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है। तो μ1 और म्यू आपस में क्या हुए, बराबर हुए। अब इधर देखो ये है कौन सा लेंस, तो ये है कनकेव लेंस है ना बेटा। कनकेव लेंस का कंडीशन प्रॉपर्टी क्या है, वो डाइवर्ज करता है, लेकिन ये उसका उल्टा कर रहा है ना। है ये डाइवर्जिंग लेंस और ये कर क्या रहा है, कन्वर्जिंग, उल्टा काम कर रहा है। तो याद करो कब उल्टा होता है, कब उल्टा होता है, तो मैंने बोला था कि जब लेंस किसी ऐसे सराउंडिंग मीडियम में होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा, तो कनकेव कन्वेक्स की तरह काम करने लगता है, कन्वेक्स कनकेव की तरह काम करने लगता है। आगे मेरी बात समझ में है ना, प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। तो यहां पर देखो इसमें ये उल्टा काम कर रहा है ना, ये है कनकेव लेकिन काम कन्वेक्स के जैसा कर रहा है, मतलब इसके जो सराउंडिंग का मीडियम है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा है। तो यहाँ पर μ2 क्या हो जाएगा बेटे, बड़ा हो जाएगा म्यू से, तो μ2 इज ग्रेटर देन म्यू। तो देखो ये दोनों कंडीशन कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो म्यू इज लेस देन μ2, म्यू इज लेस देन μ2 हो गया थर्ड ऑप्शन, और म्यू इक्वल्स टू μ1, ठीक है, वो भी थर्ड ऑप्शन मिल रहा है। तो विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है बेटे, आगे मेरी बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज ड्यू टू इट्स। देखो बेटा आगे अभी जो हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या कहता है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है, लाइट का जो नेचर होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन का रहता है, रेक्टिलिनियर मोशन का होता है, बट ये हमेशा नहीं होता। कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें वो अपने स्ट्रेट लाइन में चलने की प्रॉपर्टी छोड़ देता है और वो बेंड होने लगता है, बेंडिंग की प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, तो कब तक ये
स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा तब तक हम इसको रे ऑप्टिक्स में मानते हैं, और जब ये फेल होने लगता है तो हम उसको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो कब तक हम उसको रे ऑप्टिक्स में मानते हैं, तो वो है उसके लिए है कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, लो। ठीक है, तो लो वेवलेंथ या हाई फ्रीक्वेंसी के कारण जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है। ठीक है, और इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से आपको हम जब डिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो वहां ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। सी क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है बेटे कि ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O is kept at a distance OP equals to U, the radius R of curvature spectrum, the refractive index of the media are N1 and N2 which are as shown in figure then। ठीक है बेटे, तो आपको जो डायग्राम बनाया गया है उसके हिसाब से इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट रखने के बाद ये ऐसे गया है ना, इस तरीके से हमने एक लाइट रे इंसिडेंट कराया है, और यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये नॉर्मल का काम करेगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया कैसिस आई, है ना, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो आपसे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि उसमें से कौन कौन से करेक्ट है। इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 इज ग्रेटर देन N2, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, ओके, N1 इज ग्रेटर देन N2, इमेज इज वर्चुअल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ U। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो क्या है, U है। तो बेटा देखो, ये जो सरफेस है वो आपको कैसा दिख रहा है, कन्वेक्स दिख रहा है ना, ये सरफेस कैसा दिख रहा है, कन्वेक्स दिख रहा है। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2, और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1। मैंने आपको बोला कि अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो तो बिहेवियर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो कन्वेक्स का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, कनकेव का। और आपने पढ़ा है बेटा कि कनकेव के केस में हमेशा कैसा मिलता है, वर्चुअल इमेज ही मिलता है ना। कनकेव में क्या होता है, हमेशा वर्चुअल इमेज मिलता है, कनकेव लेंस के केस में। ठीक है, तो यहां पर आपको हमेशा वर्चुअल इमेज ही मिलेगा। ठीक है, तो पहला चीज क्या है, सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ N2 इज इक्वल टू 2N1, इमेज इज वर्चुअल व्हेन R इज ग्रेटर देन U, व्हेन R इज ग्रेटर देन U। तो ये आपका क्या है बेटा, R है। अब बोलता है कि हम क्या ले लें, N2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ N1, N2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ N1 ले लें। तो चलो, आपके पास फॉर्मूला है बेटा, μ2 by V minus μ1 by U is equals to μ2 minus μ1 by R। इस चीज को अगर यूज करें अपन तो μ2 कितना ले लूं, 2N1 by V minus N1 by U is equals to N2 sorry 2N1 minus N1 by R, है ना, ऐसा ले लो, कोई दिक्कत। μ2 by V minus μ1 by U equals to μ2 minus μ1 by R, ऐसा आ जाएगा। सही कर रहा हूं मैं। अब देखो, ये जो U है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2N1 by V इज इक्वल्स टू हो जाएगा N1 by U प्लस N1 2N1 by, ये माइनस हो जाएगा ना इधर आकर के, हाँ ये माइनस हो जाएगा, तो N1 by R। ठीक है, तो ये देखो क्या हो रहा है, N1 कॉमन हो जाएगा, 1 by R माइनस 1 अपॉन U हो जाएगा। ठीक है, 2N1 by V, तो ये N1 और ये N1 कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन V इक्वल्स टू 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन U हो जा रहा है। अब आप देखो क्या बोल रहे हैं इसके साथ में कि R इज ग्रेटर देन U, ऐसा कब होगा, जब R ग्रेटर देन U होगा। तो बेटा R जब ग्रेटर देन U होगा तो 1 by R क्या होगा, लेस देन 1 by U होगा, है ना। तो बेटा देखो 1 by U क्या है, बड़ा है, और ये निगेटिव है, तो ओवरऑल क्या आएगा बेटा, निगेटिव, यानी V आ जाएगा क्या, निगेटिव। V निगेटिव आएगा तो इमेज किधर बनेगा, लेफ्ट में। लेफ्ट में इमेज बनना मतलब क्या हो गया बेटा, वर्चुअल हो गया, है ना। इस तरफ बनेगा तो
रियल होता है, इस तरफ बनता है तो वर्चुअल होता है। तो इमेज देखो क्या मिल रहा है, वर्चुअल मिल रहा है। ठीक है, तो जब तक r ग्रेटर देन u रहेगा आपको इमेज क्या मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा। ये भी बात सही मिल रहा है। ठीक है, इमेज इज रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ u एंड n1 एंड n2। तो ऐसा तो संभव नहीं है ना, सब वैल्यू के लिए हमेशा हमेशा वही आए, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि दो ऑप्शन में आपको दिख चुका है कि अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बेटे आपका कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा सही था, तो बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 तो बोल रहा है बेटा कि ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ सॉलिड ट्रांसपेरेंट स्फीयर। तो ये एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है और बोलता है कि वो दूसरे एंड पर है ना बनता है इमेज। तो बेटा इस केस में क्या करोगे, आपका जो ये है कहां से लाइट रे कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से, तो यू क्या हो गया, इन्फिनिटी है ना। पैरेलल रेज हमेशा कहां से आते हैं, इन्फिनिटी से आते हैं। इमेज देखो कहां बन रहा है, यहां पर, जो कि इसके डायमीटर के बराबर है, यानी 2r। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, v का काम करेगा। ये v का काम करेगा। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया बेटा 1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है ना। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यही अपने को निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर क्या, ये जो पहला सरफेस है इसका, वहां पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और उस रिफ्रैक्शन की वजह से वहां पर, तो रिफ्रैक्शन जिस सरफेस पर हो रहा है वो कैसा है, कर्व्ड है। तो कर्व्ड सरफेस वाला रिलेशन यूज करोगे, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर, है ना, इसको यूज करेंगे। तो μ2 कितना है बेटा, म्यू अपॉन वी कितना है 2r, माइनस μ1 कितना है 1 अपॉन यू कितना इन्फिनिटी, इक्वल्स टू μ2 म्यू माइनस 1 अपॉन r। ठीक है बेटे, तो ये खत्म हो गया है ना, ये r और r भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा बच्चे, म्यू बाई 2 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इधर आ जाएगा, इधर बच जाएगा म्यू बाई 2, देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है 2। वेरी सिंपल है ना। तो यहाँ पर इस स्फीयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2। ठीक है, चलो भाई ये भी काम हो गया इसका। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, ए लेंस हैविंग फोकल लेंथ f एंड एपर्चर ऑफ डायमीटर d। ठीक है, तो अब आप अगर कभी लेंस को देखोगे तो लेंस का शेप कैसा होता है बेटा, हमेशा सर्कुलर होता है। लेंस का शेप कैसा होता है, सर्कुलर। बस कन्वेक्स है तो क्या होगा, बीच में उभरा रहेगा और साइड में पतला रहेगा, और कनकेव है तो उल्टा रहेगा, बीच में गहरा रहेगा और साइड में उभरा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ f है और एपर्चर ऑफ डायमीटर d है। तो इसका जो ओवरऑल डायमीटर है वो कितना है, सर्कल का डायमीटर d है। ओके, और इसका फोकल लेंथ कितना है, f है। बोलता है कि फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इंटेंसिटी I। तो बेटा इस पर जब रेस पड़ेंगे, है ना, इस पे जब रेस पड़ते हैं तो वो क्या करता है, अपने है यहाँ पर इमेज बनाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो बेटे अगर ज्यादा बड़ा एपर्चर है तो ज्यादा नंबर ऑफ रेस क्या होंगे, पार होंगे, और ज्यादा नंबर ऑफ रेस पार करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अच्छी इंटेंसिटी का इमेज मिलेगा, यानी शार्प इमेज मिलेगा, ब्राइट इमेज मिलेगा। ठीक है, तो उस समय इसके ये पूरे एरिया से, है ना, पूरे एपर्चर से यहाँ पर लाइट आ रही है, तो इस पे इंटेंसिटी आई की इमेज फॉर्म हो रही है। अब बोलता है कि सेंट्रल रीजन ऑफ लेंस इज कवर्ड बाय अ ब्लैक पेपर। इसमें से d/2 है ना, ऐसा d/2 को क्या कर दिया, कवर कर दिया, d/2 को ब्लैकन कर दिया। तो अब लाइट देखो कहां से पास होगा बेटा, सिर्फ इस रीजन से लाइट पास होगा, है ना, इतने रीजन से पास नहीं होगा, इतने रीजन से बस अब लाइट पास होगा। तो अब देखो लाइट कम वहां जा रही है ना, लाइट कम जाएगी तो इंटेंसिटी तो ऑब्वियसली घटेगा, है ना, तो इंटेंसिटी पर असर पड़ेगा। लेकिन फोकल लेंथ पे कोई असर पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोकल लेंथ कब कब चेंज होता है ना। तो इसमें फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका किसी भी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर को हमने चेंज नहीं किया। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने चेंज किया नहीं, मटेरियल चेंज किया नहीं। ठीक है, तो कैसे चेंज होगा, नहीं होगा, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, बट इंटेंसिटी चेंज होगा।
तो इंटेंसिटी कितना चेंज होगी बेटा, इंटेंसिटी कितना चेंज होगी। तो इस पूरे इसका जो एरिया है, पूरे का जो एरिया है वो कितना है बेटा, सॉरी लाइट गई, काम चलाने लायक है क्या, काम चल जाएगा, यस लाइट तो है बट इट्स डिम। चल जाएगा काम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये पूरा जो एरिया है वो अगर मैं बोलूँ तो कितना है, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो जब पूरा एरिया था तो इंटेंसिटी कितनी थी, आई थी। तो मैं इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया चाहूँ तो कितना हो जाएगा बेटा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना। लेकिन अभी जो एरिया बचा है वो कितना बचा है, ओनली दिस। उस एरिया को, बचे हुए एरिया को अगर आप निकालो तो क्या हो जाएगा, पाई ओवरऑल क्या हो गया, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा, डी बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 4। नहीं समझा है ना, पहले पूरे का एरिया ले लो माइनस इसका एरिया कर लो तो इतना एरिया बच जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आई बाय पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस 1 बाई 4। ठीक है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 पाई डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, आई क्या बचेगा बेटा, 3 बाई 4। तो देखो जो नया इंटेंसिटी आएगा है ना वो आ जाएगा 3i बाई 4। क्लियर है बच्चे, 3i बाई 4। ओके, तो ये हो गया। देखो फोकल लेंथ सेम रहेगा बट इमेज की इंटेंसिटी अब 3i बाई 4 हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बेटा, सी। ओके, ऑप्शन सी। चलो इसके बाद हम लोग बात करेंगे 44, क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44, चलो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इस तरीके से इसके दो पोर्शन है ना, एक जो है सेंट्रल रीजन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और जो आउटर रीजन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। यहां पर एक लाइट रे को इंसिडेंट कराया जाता है एट एन एंगल थीटा, और इधर का बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 है। बोलते हैं कि एंटर्स एन ऑप्टिकल फाइबर विथ कोर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 and clad of refractive index μ2 as shown in the figure. The maximum value of angle theta which would undergo total internal reflection in the fiber. ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है हमसे जिससे कि TIR हो जाए। ठीक है बेटे, तो ये बीच वाला पार्ट कोर होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, बाहर वाला μ2 है। आपको पता है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है क्लैडिंग से। ठीक है, तो μ1 इज ग्रेटर देन μ2। आगे मेरी बात समझ में। तो क्या होगा बेटा, यहां से जब ये एंटर करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, इसको जाना ऐसे चाहिए था, ये थोड़ा बेंड हो जाएगा, फिर यहां पर क्या होगा, TIR होना चाहिए। अब यहां पर TIR होने के लिए क्या जरूरी है, यहां पर TIR होने के लिए, अच्छा इसको भूल जाओ, अब यहां से शुरुआत करो। आपको पता है बेटा जब मैं इसको मैक्सिमम लूंगा ना, इसको अगर मैक्सिमम लूंगा तो जो आपका R है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि μ0 साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, μ1 साइन R। तो देखो साइन थीटा साइन R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको जब मैक्सिमम लूंगा तो ये भी मैक्सिमम आएगा। तो थीटा मैक्सिमम लूंगा तो R मैक्सिमम होगा, और R मैक्सिमम होगा तो बेटा ये क्या होगा, मिनिमम। आ रही बात समझ में, ये मैक्सिमम लूंगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम, और इसको मिनिमम TIR होने के लिए
मिनिमम इसको थीटा सी के बराबर तो होना ही पड़ेगा, है ना। तो इसको कम से कम, जब ये मैक्सिमम होगा तो इसको कम से कम थीटा सी के बराबर होना पड़ेगा। तो जो ये सेटिस्फाई हो रहा है वो इसका थीटा सी पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, चलो अब क्या हो गया बेटा, केस वही हो गया। ये हो जाएगा आपका r बराबर 90 माइनस थीटा सी, है ना। यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओ, म्यू नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, म्यू वन साइन 90 माइनस थीटा सी। तो म्यू नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू वन साइन 90 माइनस थीटा सी इज कॉस थीटा सी। ठीक है, म्यू वन कॉस थीटा सी, ये आ गया आपका। अब देखो बेटा कॉस थीटा सी क्या होता है, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, साइन स्क्वायर थीटा सी, म्यू नॉट साइन थीटा। तो अब बच्चे साइन थीटा सी क्या होगा, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, है ना, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, या फिर आप यहाँ लगा सकते हो, है ना। ठीक है, तो 1 आपका क्या हो गया बेटा, म्यू 1 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन म्यू 1 बाय म्यू 2, तो ये हो जाएगा म्यू 2 बाय म्यू 1। तो इसको रख दो बेटा वहां पे, देयरफॉर म्यू नॉट साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस म्यू 2 स्क्वायर बाय म्यू 1 स्क्वायर, दैट इज म्यू 1 स्क्वायर रूट म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 2 स्क्वायर बाय म्यू 1 बाहर आ जाएगा, म्यू 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट साइन थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 2 स्क्वायर हो जा रहा है, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 2 स्क्वायर रूट अंडर अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 2 स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चे, तो ये हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इसी के साथ बेटे ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसमें कोई भी इसके बाकी जो क्वेश्चन है उसमें आई डोंट थिंक कि आपको कोई डिफिकल्टी आएगी। ठीक है बच्चे, चलो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय।